स्वागत है आपका मिस्ट्री फाइल में। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, जिसमें एक लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी हत्या आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इस केस की मेन विक्टिम थी स्नेहल गवारे, जो अंधेरी के सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। स्नेहा के पिता का नाम हिंदू गवारे था, जो एक बैंक कर्मचारी थे, और उनकी माता का नाम कल्पना गवारे था, जो एक स्कूल टीचर थी। और स्नेहा की एक बड़ी बहन भी थी, जिसका नाम शीतल था, जो लंदन में स्टडी के लिए गई हुई थी। स्नेहल का परिवार पुणे के निनाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहा करता था। घटना वाले दिन से 1 महीने पहले से ही स्नेहल अपने घर आई हुई थी। अब 19 जुलाई 2007 को डेली रूटीन के मुताबिक स्नेहल की मां स्नेहल को अकेला छोड़कर 11 बजे अपने स्कूल चली जाती है, और जबकि उसके पिता सुबह ही अपने बैंक जा चुके थे। जब स्नेहल की मां वापस घर आती है तो उसे स्नेहल कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो स्नेहल को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि स्नेहल की चप्पल दरवाजे पर पड़ी हुई है और उसका चश्मा उसके कमरे में पड़ा हुआ है। इसके बाद जब वो स्नेहल के गायब होने की खबर अपने पति को देने के लिए अपना मोबाइल उठाती है, तो देखती है कि मोबाइल पर लगभग 3:28 पर स्नेहल का एक मैसेज आया हुआ था, पर वो मैसेज ब्लैंक था। अब इसकी खबर अपने पति को देती है और इसके बाद वो स्नेहल के कई दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछते हैं, पर स्नेहल का कुछ पता नहीं चलता। उस समय स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसका नाम हिरेन राठौड़ था। इसकी मुलाकात स्नेहल से लगभग 2004 में हुई थी। स्नेहल के माता पिता हिरेन को भी फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, और जब फ़ोन स्विच ऑन होता है तो हिरेन भी कहता है कि उसे स्नेहल के बारे में कुछ नहीं पता। अब लगभग सारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी स्नेहल के गायब होने की खबर लग चुकी थी, और वे सभी स्नेहल के घर आ चुके थे। अब ये सभी अपने अपने स्तर से स्नेहल को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, पर स्नेहल का कुछ पता नहीं चलता। अब स्नेहल के माता पिता थक हार कर डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में लगभग शाम 6:30 बजे स्नेहल के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी सभी लोग अपने अपने स्तर से खोजबीन जारी रखते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता, और अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, तो सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, और स्नेहल की माँ स्नेहल के ही कमरे में उसकी के बेड पर कुछ लोगों के साथ वहीं पर सो जाती है। अब 20 जुलाई 2007 की सुबह जब स्नेहल की मां उठती है, तो उसकी नज़र पानी की एक बोतल पर पड़ती है, जो नीचे गिरी हुई थी, जो स्नेहल के बेड के नीचे बने एक ड्रॉर में रखी रहती थी, जो आज बाहर गिरी हुई मिलती है। अब स्नेहल की मां उस बोतल को उसी ड्रॉर में रखने के लिए जैसे ही ड्रॉर के ऊपर से थोड़ा सा गद्दा हटाती है, तो वो अचानक चीखने और चिल्लाने लगती है। कल्पना इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सभी लोग हड़बड़ाकर उसी कमरे में भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि कल्पना उस बेड की तरफ इशारा करते हुए चिल्ला रही है, और चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश हो जाती। जब सभी लोग कल्पना के चिल्लाने की वजह जानने के लिए उस गद्दे को हटाते हैं, तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो सभी लोग देखते हैं कि ड्रॉर में स्नेहल की लाश पड़ी थी, उसके हाथ और पैर बांधे गए थे और मुंह पर टॉवल लपेटा हुआ था। अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो पुलिस वहां पहुंचकर उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस और घर वालों के मुताबिक उनका पहला शक स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन पर था, क्योंकि हिरेन और स्नेहल का पिछले 1 हफ्ते से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, और हिरेन ही ऐसा एक शख्स था जो इस घर में आता जाता रहता था, और इसके बारे में स्नेहल की मां को भी पता था। तलाशी के बाद पता चलता है कि स्नेहल की एक सोने की चेन और स्नेहल का मोबाइल N72 भी गायब है। पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि जिसने भी स्नेहल की हत्या की थी वो स्नेहल को जानता था, और ना ही घर से कोई कीमती चीज़ गायब हुई थी, इसलिए ये लूट के लिए हत्या का मामला भी नहीं लग रहा था। अब स्नेहल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि स्नेहल की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, क्योंकि घर में किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के कोई भी सबूत नहीं मिले। अब पुलिस शक के आधार पर स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन राठौड़ को गिरफ्तार कर लेती है।
परंतु सबूतों के अभाव में पुलिस को राठौड़ को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय के बाद फिर एक बार हिरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ तक कि हिरेन का साइकोलॉजी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन एनालिसिस भी किया जाता है, मगर इससे भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच करना शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि स्नेहल के माँ बाप के संबंध भी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। तो पुलिस स्नेहल के माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाती है और उन पर भी साइकोलॉजी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, पर इससे भी स्नेहल की मृत्यु का कोई खुलासा नहीं होता। हालांकि पुलिस को इस बात का पता चलता है कि हिंदू राव की बड़ी बेटी शीतल, जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, उसके रिश्ते अपने पिता से कुछ ठीक नहीं थे। यहाँ तक कि शीतल ने अपने पिता पर तो एक बार मारपीट का मामला पुलिस में भी दर्ज करवाया था और स्नेहल से भी हिंदू गवारे के रिश्ते तनावपूर्ण ही थे। मगर इसकी जांच करने पर पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन राठौड़ पर भी पुलिस अभी भी नज़र बनाए हुए थी, मगर उसे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इसी के साथ साथ पुलिस स्नेहल का गुम हुआ मोबाइल भी तलाश रही थी। इसी घटना के कुछ दिनों बाद अचानक मोबाइल स्विच ऑन होता है और पुलिस मोबाइल के IMEI नंबर के ज़रिए मोबाइल को ट्रैक करते हुए मनसुख शिवाजी पाटिल के पास से मोबाइल बरामद करती है और उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में इस आदमी से पता चलता है कि ये आदमी कांदीवली में एक दुकानदार है और इस आदमी को ये मोबाइल कुछ दिनों पहले 3500 रुपये में किसी थर्ड पर्सन ने बेचा था। अब पुलिस मनसुख की मदद से मोबाइल बेचने वाले का स्केच तैयार करती है, मगर इस स्केच को स्नेहल के माता पिता समेत उसके पड़ोसी और उसके रिश्तेदार कोई भी पहचान नहीं पाता। अब स्नेहल को इस दुनिया से गए हुए कई महीने बीत चुके थे, मगर पुलिस के पास ना तो कातिल का कोई सबूत था और न कोई गवाह। 2010 तक आते आते इस केस को CBI को सौंप दिया जाता है और CBI के जांच के दौरान 2010 में अचानक इस केस में एक नया मोड़ आता है। CBI हिरेन को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाती है और हिरेन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। CBI की तरफ से हिरेन का नार्को टेस्ट करने का फैसला किया जाता है। कोर्ट में कहा जाता है कि इस बार पुलिस को हिरेन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं। हिरेन भी कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी दे देता है और नार्को टेस्ट की तैयारी शुरू की जाती है। इसी बीच केस में एक नाटकीय मोड़ आता है। CBI की ओर से कोर्ट में बयान दिया जाता है कि हिरेन के खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए अब हिरेन का नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। इसी के तुरंत बाद हिरेन भी नार्को टेस्ट के लिए दी गई अपनी मंजूरी वापस ले लेता है। तो कुल मिलाकर अब तक स्नेहल गवारे की हत्या को 16 साल बीत चुके हैं और पुलिस आज तक ना तो कोई गवाह ला पाई है और ना ही कोई सबूत, मगर आज भी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो दोस्तों, आपके अनुसार स्नेहल गवारे की हत्या किसने और क्यों की होगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।